भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू को कि पप्पू जी आप एक काम करो कि बीजेपी के दफ्तरों को कन्वर्ट करिए प्रॉपर्टी डीलरों का दफ्तर, और आप बन जाइए चीफ प्रॉपर्टी डीलर, और उसके बाद आप एक फीता ले लो, बाहर के लोगों को 5 मरले 2 मरले कनाल कनाल के प्लाट बेचो यहाँ पे। अब ये नो बीजेपी वालों ने प्लाट बेचने हैं यहाँ पे और हमारे बच्चों के जमीनों के सौदे करने हैं। और मैं आपको कहता हूँ, अमित शाह साहब ने ट्वीट किया, मजा तब था कि जम्मू कश्मीर की करप्शन, मैंने वही कहा ना कि आए ना निशारे पे बड़ी बड़ी बातें कहता हमने तरक्की कर दी, आज निशारा जहाँ से ये एमएलए बना था। ये आप इतनी बार इन्हें चैलेंज करते हो, कभी भी आपके साथ डिबेट में नहीं आते, ऐसा क्या है? झूठा आदमी मेरे सामने क्या आएगा? हम सच्चे लोग हैं, हम करप्ट नहीं है भाई। रही कि रविंद्र रैना ऑनेस्ट कितना है, इस पे भी डिबेट आ जाए मेरे पे सामने बताऊंगा रविंद्र रैना कौन ऑनेस्ट है कौन करप्ट है, प्रूव करके दूंगा। कभी बीजेपी वाले लोग मुझे पूछें, मैं बताऊंगा कितनी। इसका मतलब आपके पास प्रूफ्स हैं? सब दुनिया जानती है, मेरे पास क्या थी। और यही रविंद्र रैना जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो पप्पू है भारतीय जनता पार्टी का, वो रविंद्र रैना महबूबा जी के पाँव को हाथ लगाता था और मैडम को कहता था आप मेरी बड़ी बहन हो, और नईम अख्तर साहब को वो आप कहता था ये मेरा पीर है। आज वही रविंद्र रैना कहता है ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये मिलिटेंट हैं। भाई रविंद्र रैना ये वो लोग हैं गुपकार के अंदर जिन्होंने हिंदुस्तान के आइन के नीचे शपथ ली, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे शपथ ली, और उसके बाद ये 3 बार 2 बार मुख्यमंत्री बने इस रियासत के। आज तुम क्या वही लोग हैं जो सजाद लोन जैसे लोग, तारागामी जैसे लोग जो एमएलए या एमएलसी या मिनिस्टर रहे, आप उन लोगों को कह रहे हो। इसका मतलब सही मैंने में अगर आप तिरंगे की कोई बेइज्जती कर रहा है तो ये बीजेपी के लोग। इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। मैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के ऑफिस के बाहर से गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी एमएलसी सुरेंद्र साहब के पे, और मैंने सोचा कि एक बातचीत हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। वैसे भी आजकल चर्चाओं के बाज़ार के अंदर डीडीसी के इलेक्शंस में गुपकार लाइंस या पीपल डिक्लेरेशन फॉर गुपकार की बात की जाए तो उसे एंटी नेशनल कहा जाता है। अब ये भी उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और महबूबा जी को लेकर हमेशा यही नारेबाजी की जाती है, यही बयानबाजी की जाती है कि वो एंटी नेशनल है, वो हिंदुस्तान के संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त नहीं करते हैं। हालांकि 2015 में अलायंस भी जो है वो भाजपा के साथ हुआ था पीडीपी का, और आज वो अगर इस चीज़ को एंटी नेशनल कहते हैं तो किस हद पे कहते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। टीका शीका आपने भी लगाना था, बाहर चर्चाओं का बाज़ार में गर्म हुआ है और कह रहे हैं कि टीके लगाकर जय श्री राम जी कहा जाएगा। आपने तैयारी नहीं की, मैं तो सोच रहा था कि आपने अपना बोरी बिस्तरा भी पैक करके निकलते होंगे आप, लेकिन आप तो यहीं बैठे हुए हैं। खौफ नहीं है? देखिए अमीर के खौफ किससे, डरना उस मालिक से डरो, डरना उन वोटरों से डरो जिन वोटरों ने आपको लीडर बनाया है। ये टपोरी कहीं कुछ बोलते हैं, ये पप्पू बड़ा कुछ बोलते हैं, पप्पुओं से थोड़ा को डरता है। पप्पू जो बोलता है उसका मतलब थोड़ा कि हर बात उसको सीरियस ली जाए। ये तो बदकिस्मती है भारतीय जनता पार्टी का, जिनका प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है जिसको बयान का नहीं पता मैं कौन सा बयान दे रहा हूँ। भगवान श्री राम जी का जहाँ ताल्लुक़ है उनकी वो हमारे दिल में बसते हैं, हमारे कन कन में बसते हैं। जब हम चलते हैं हमारे साथ साथ वो चलते हैं। भगवान श्री राम जी को आज से नहीं युगों युगों से लोग पूजते आ रहे हैं, और ये नहीं कि आज बीजेपी के लोग यहाँ आए हैं तो तब भगवान श्री राम जी आए हैं। भगवान श्री राम जी ने तो एक मर्यादा पुरुष हैं, तो इसलिए उस पर तो मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, हमारी अपनी प्राइवेसी है। धर्म को मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सा एक इंसान हूँ, मेरा इतना बड़ा कद नहीं कि मैं इतने बड़े मर्यादा पुरुष को डिस्कस करूँ। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम जी को, इससे पहले भी तो लोग कहते थे, फारूक साहब को आपने कई बार सुना होगा, भगवान राम के वो एक बार बाबू आसाराम का यहाँ प्रोग्राम था भागवती नगर में, तो वहाँ उन्होंने कहा था राम 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 करता मैं गली गली फिरूँ, राम ना मिल पाए। ये उनकी बड़ी बड़ी वीडियो एक बार वायरल हुई थी। इसलिए ये आपको हो किसी को कि ज़बरदस्ती आप किसी से किसी भगवान का कोई कहे कि मैं अल्लाह का नाम किसी से ज़बरदस्ती खुलवा सकता हूँ तो वो नहीं खुलवा सकता। दिल करेगा वो अल्लाह का नाम लेगा। दिल करे आपको हो किसी के भगवान श्री राम का नाम किसी के मुँह से खुलवा सकते हो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है। ये अपनी श्रद्धा है, और जो लेगा अपने अपने भले के लिए लेगा, वो किसी के भले के लिए थोड़ा लेगा। अब आपको एक है भगवान श्री राम का हम नाम लेंगे तो वो किसी के दूसरे के भले के लिए लेना ना, तो लिहाजा वो पप्पू का बयान है, पप्पू के बयान को ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। हाँ, कोई बड़ा सीनियर कोई दिल्ली से कोई लीडर कह रहा है तो फिर बात अलग है। यहाँ पर गुपकार बना, गुपकार के बनते ही लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स अमित शाह जी की तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुपकार को जनता ने रिजेक्ट कर डाला है, गुपकार ने दलित्स का, गुपकार ने वाल्मीकि समाज का, गोरखास का 70 सालों का जो हक है वो छीन लिया था। अब गुपकार फिर से ये एक गैंग है। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों को गैंग क्यों कहा जाता है, गुपकार गैंग बार बार, और एंटी नेशनल गैंग। हालांकि आप लोग प्रूफ भी कर चुके हो कि हम लोग एंटी नेशनल नहीं है, फिर भी आपको एंटी नेशनल गैंग
गैंग, गुपकार गैंग, ऐसे नामों से पुकारा जा रहा है। और डीडीसी का तो एक बड़ा छोटा सा चुनाव है सर, इसी के अंदर इतनी बड़ी बयानबाजी आप लोगों के लिए, कभी सोचा भी था आपने कि इस हद तक आप लोगों के ख़िलाफ़ बोला जाएगा? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत करनी है या नहीं करनी, क्या इस देश के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को मजबूत करना है या नहीं करना। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी मजबूत होगी तो आइन मजबूत होगा, अगर डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी तो आपका आइन मजबूत नहीं होगा। जब आपका आइन ही नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, तो देश कहाँ से रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि ये यहाँ सब मज़हब मिल के, सारे धर्म मिल के, जात बरादरी से ऊपर उठ के इस देश को मजबूत करते हैं, इस तिरंगे को मजबूत करते हैं, इस आइन को मजबूत करते हैं। लेकिन जब बात भारतीय जनता पार्टी करती है, क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले जो आज सरकार है, इससे पहले कोई सरकार नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने ऐसी बातें कभी नहीं की। उन्होंने हमेशा अमन की बात की। हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो बातें कही उसमें कही थी कि हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर रियासत में अगर अमन लाना है तो आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। आपने जम्मू कश्मीर रियासत में अमन लाना है तो अब अगर पीस लाना है, विद डिग्निटी लाना है, तो कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का आपस में दिल जोड़ने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से क्यों बात करनी, पाकिस्तान थोड़ी हमारा कोई भाई है, हम उससे बात करें, क्यों करें हम बात उससे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो उनके कहने से क्या होगा। अटल बिहारी वाजपेयी तो उनको लीडर मानते हैं ना। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो भारतीय जनता पार्टी बनाई है, अडवाणी साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने तो बनाई है। आपको नहीं लगता कि उनकी आइडियोलॉजी पे मैंने कहा ना कि इनकी अपनी एक नई आइडियोलॉजी है कि देश खत्म करना है। पता नहीं किससे कोई सुपारी ली हुई है, क्या किया हुआ इन्होंने, ये देश को मुकाने पे लगे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। उन्होंने कश्मीर की धरती से पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से बस लेके लाहौर गए थे, उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ जो है आगरा समिट में आया था। वो क्या हुआ, बाद में क्या नहीं हुआ, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कोशिश की। उसके बाद मुजफ्फराबाद रोड खुला, आपका पुंछ में चक्का का बाग खुला, कितनी सड़कें, अभी आपका ये सुचेतगढ़ सियालकोट खुलना था, नौशहरा जंगल मीरपुर कोटरी रोड खुलना था, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था। उसके लिए चिट्ठियाँ भी आई थी यहाँ पे नौशहरा के अंदर, डीसी को और एडीसी वगैरह को वहाँ चिट्ठियाँ भी आई थी, उसके जवाब भी दिए गए कि इस रोड को खोलने के लिए क्या मॉडलिटीज़ तय की जाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इस रियासत में अमन लाने के लिए यहाँ का जो बच्चा जो जिसने गन उठा ली थी, जो अपने आप मतलब एक किस्म का बगावत कर चुका था, उनको भी उन्होंने उनसे बातचीत करने की बात कही। और अमित शाह साहब का जब आज बयान आता है, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान के वो एक बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। आज जब वो उन्होंने ये ट्वीट किया, उनको ट्वीट ये करना चाहिए था कि अमित शाह साहब, जिस दिन आपने 370 और 35 से तोड़ा था, इस रियासत को, जम्मू कश्मीर को स्टेट से आपने यूटी बनाया था, आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हमारे इस 370 के कारण जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर रियासत के लखनपुर बॉर्डर के ऊपर रोज़गार रुका हुआ है। यहाँ पे पैसे सारे जो हम भेजते हैं वहाँ करप्शन हो जाती है, वहाँ पैसे सारे मिसयूज़ हो जाते हैं। लेकिन हमें बताओ कि आज 1.25 साल हो गया, मज़ा ये था कि आप ट्वीट करते कि हाँ, आज 1.25 साल के बाद 370 तोड़ने के बाद इतने बच्चों को हमने रोज़गार दे दिया है। वो एक गिनती हमें देते ना कितने बच्चों को जम्मू कश्मीर में रोज़गार दिया है। वो ये बताते कि इस 1.25 साल में आपने कितना टूरिज़्म यहाँ बढ़ाया है। वो यहाँ बताते कि कितनी नई इंडस्ट्री लगाई 1.25 साल के अंदर। वो ये बताते कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, जो ख़त्म हो गया, जो गाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, उस ट्रांसपोर्ट सेक्टर का आज कितनी बढ़ोतरी हुई है। वो ये बताते कि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो गई है। मज़ा तब था कि अमित शाह साहब ये बताते हैं ये अपने ट्वीट में कि हमने जो वादा किया था बॉर्डर के लोगों के साथ कि आपकी 5 बटालियन हमने भर्ती करनी है, वो 5 बटालियनों में कितने बच्चे बॉर्डर के लोग लगे हैं, जो बच्चे लगे हैं। मज़ा तब था अगर वो ये बताते ट्वीट के बीच में कि बॉर्डर के लोगों के लिए कितने इंडिविजुअल बंकर बन गए हैं, कितने कम्युनिटी बंकर बन गए हैं। ये चीज़ें, इन चीज़ों पे उनको बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वही ओछी सियासत, वही सियासत जो इलेक्शनों के टाइम आती है। भारतीय जनता पार्टी की डीडीसी इलेक्शन एक छोटा सा इलेक्शन, पहली बात है कि खुद ये कन्फ्यूज है। यहीं सत्यपाल मलिक साहब, आपने भी देखा होगा, सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि जब बीडीसी के चेयरमैन का इलेक्शन था, उन्होंने ये कहा था कि ये बीडीसी के इलेक्शन जो है हम इसलिए करवा रहे हैं कि ये चेयरमैन जो है बीडीसी के, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन है उसको चुनेंगे। और इन बीडीसी चेयरमैनों को उन्होंने एमओएस का स्टेटस भी दिया था, यहाँ गठा करके, आपको याद होगा भाषण में कहा था।
तो आज मुझे बताएं, जब आप 3 टायर पंचायत की बात करते हैं तो हम 3 टायर पंचायत ये थी कि सरपंच, बीडीसी चेयरमैन एंड बीडीसी चेयरमैन के बाद डीडीसी का चेयरमैन, ये था 3 टायर। अब ये मुझे बताएं ये चौथा टायर कहाँ से आ गया डीडीसी? अगर आपने डीडीसी कराना था, आप समझते हैं कि हालात ठीक है, डीडीसी इलेक्शन कराना था तो असेंबली इलेक्शन करवा दीजिए ना। आपको दूध का दूध, पानी का पानी। इलेक्शन, ये असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? और ऐसी बयानबाजी से क्या दर्शाता है? क्या आइडियोलॉजी है, क्या मेंटालिटी है? कोई भी बयान देने का कोई कारण होता है, आप भी कोई बयान दोगे उसकी कोई ख़ास वजूहत होंगी, लेकिन ऐसे बयान देना सरेआम, उससे क्या दर्शाता है? क्या आइडियोलॉजी है, क्या मेंटालिटी, और क्यों दे रहे हैं ये बयान? मैंने आपको कहा ना कि ये सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, और ख़ासकर जम्मू सूबे के लोगों को। कश्मीर के लोगों को तो जो बेचारों की बर्बादी निकली, अब ये जम्मू के लोगों की बर्बादी निकालना चाहते हैं। ये जम्मू के लोगों को यही गुपकार लाइन्स के पीछे छुपा कर रखना चाहते हैं। ये जम्मू के लोगों को तिरंगे के पीछे नारे लगा के रखना चाहते हैं। ये जम्मू के लोगों को श्री भगवान रामचंद्र जी के पीछे छुपा कर रखना चाहते हैं कि उनकी बातें करेंगे, इनसे वोट लेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि इन बातों से कुछ निकलने वाला है? कुछ नहीं निकलने वाला। मैं जम्मू के लोगों को अपील करूंगा कि गुपकार लाइन्स की जो ये बात करते हैं, गुपकार लाइन्स है कौन है? ये वही लोग हैं। आप अगर 2002 की सरकार देखें तो उमर अब्दुल्ला साहब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बीजेपी की सरकार में मंत्री थे। अगर आप 2014 की सरकार देखें तो यही पीडीपी और बीजेपी की, महबूबा जी के साथ बीजेपी की सरकार थी, और यही रविंदर रैना जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो पप्पू है भारतीय जनता पार्टी का, वो रविंदर रैना महबूबा जी के पाँव को हाथ लगाता था और मैडम को कहता था आप मेरी बड़ी बहन हो, और नईम अख्तर साहब को वो आप कहता था ये मेरा पीर है। आज वही रविंदर रैना कहता है ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये मिलिटेंट हैं। भाई रविंदर रैना ये वो लोग हैं गुपकार के अंदर जिन्होंने हिंदुस्तान के आइन के नीचे शपथ ली। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे शपथ ली, और उसके बाद ये 3 बार 2 बार मुख्यमंत्री बने इस रियासत के। आज तुम क्या, वही लोग हैं जो सजाद लोन जैसे लोग, तारागामी जैसे लोग जो एमएलए या एमएलसी या मिनिस्टर रहे, आप उन लोगों को कह रहे हो। इसका मतलब सही मायने में अगर आप तिरंगे की कोई बेइज्जती कर रहा है तो ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सही मायने में कोई हिंदुस्तान के आइन को कोई खतरा है किसी से तो ये बीजेपी के लोगों से है, ये गुपकार लाइन से नहीं है। क्योंकि गुपकार का लाइन्स क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है, गुपकार लाइन्स बार बार कह रहा है कि आपने हमारा 370 जो स्टेटस है वो हटाया। ये 370 हमें किसने दिया था? हमें दिया था हिंदुस्तान के आइन ने। आपका जो स्टेट का झंडा था वो किसने दिया था? हिंदुस्तान के आइन ने। इसी तिरंगे के नीचे वो दूसरा तिरंगा था। अगर आप उनको समझ क्यों नहीं आती? ये मैं कहता हूं कि अगर आपको ये बुरा लगा जम्मू कश्मीर का 370, तो भाई मैं आप बीजेपी वालों आपसे पूछता हूं कि नागालैंड में आपने 2 झंडे क्यों दिए हुए हैं? वहां का स्टेट का झंडा भी खत्म करिए ना। आप जब जम्मू कश्मीर में आप खुद एक आर्डर निकालते हो, कहते हो कि यहाँ पे डोमिसाइल की जरूरत थी, पहले आर्डर निकालते हो कि यह डोमिसाइल निकाला, डोमिसाइल लोगों को पूरे जम्मू कश्मीर को अपने लाइनों में खड़ा कर दिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन कर दिया आपने, इतनी 500 हज़ार रुपये का वो डोमिसाइल बिका। आपने कहा कि यहाँ बाहर का आदमी कोई नौकरी नहीं लेगा, कोई यहाँ रोजगार नहीं लेगा। थोड़े दिनों बाद वही दिल्ली से आर्डर आया, काला कानून आया कि नहीं जी जम्मू कश्मीर में आप कोई भी ज़मीन ले सकता है, कोई भी नौकरी ले सकता है, आपको कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। लेकिन वेयर एज आपकी खुद की सरकार हरियाणा के अंदर है, आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है, वहाँ बीजेपी की सरकारों ने आर्डर निकाला है कि बाहर की किसी स्टेट का आदमी वहाँ नौकरी नहीं लेगा। आपकी पड़ोस में हिमाचल है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे आप क्या ज़मीन ले सकते हो? वहाँ उनका डोमिसाइल है। अगर हिमाचल में आप ज़मीन नहीं ले सकते तो जम्मू कश्मीर को ऑन सेल क्यों किया है? और मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू को कि पप्पू जी आप एक काम करो कि बीजेपी के दफ्तरों को कन्वर्ट करिए प्रॉपर्टी डीलरों का दफ्तर, और आप बन जाइए चीफ प्रॉपर्टी डीलर। और उसके बाद आप एक फीता ले लो, बाहर के लोगों को 5 मरले 2 मरले कनाल के प्लाट बेचो यहाँ पे। अब ये बीजेपी वालों ने प्लाट बेचने हैं यहाँ पे, और हमारे बच्चों के ज़मीनों के सौदे करने हैं। और मैं आपको कहता हूँ अमित शाह साहब ने ट्वीट किया, मज़ा तब था कि जम्मू कश्मीर की करप्शन पे बात करते। आइए मैं रविंदर रैना को चैलेंज करता हूँ, आजा भैया छोड़ जम्मू कश्मीर की बात, आजा नौशहरा की बात करते हैं। नौशहरा के अंदर शरेआम लोग तराई कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, चाहे वो कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं, वहाँ बोलियाँ लगी हुई हैं दलालों की तहसीलों के अंदर। वहाँ शरेआम डोमिसाइल के लिए 500 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। शरेआम कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने के लिए 20,000 25,000 30,000 रुपये 50,000 तक लोग मांग रहे हैं। पटवारियों ने शरेआम लोगों की ज़मीनों के नकली फ़र्द काट रहे हैं, ज़मीनों की गिरदावरियाँ काट रहे हैं और 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं।
शरेआम चल रहा है और दुनिया कह रही है। और मैं कहता हूँ रविंदर रैना, ये पप्पू महाराज, हमारी बात पे मत विश्वास करो। तुम बीजेपी के लोगों के जो वर्कर हैं उनको पूछो कि क्या सच्ची जो रेवेन्यू के अंदर वहाँ करप्शन है नहीं है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर कितनी करप्शन है। शरेआम लोग नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, क्यों उस पर नज़र नहीं ये डालते हैं, क्यों नज़रअंदाज करते हैं? मैंने वही कहा ना कि आए ना निशारे पे बड़ी बड़ी बातें कहता हमने तरक्की कर दी, आज निशारा जहाँ से ये एमएलए बना था। ये आप इतनी बार इन्हें चैलेंज करते हो, कभी भी आपके साथ डिबेट में नहीं आते, ऐसा क्या है? झूठा आदमी मेरे सामने क्या आएगा? हम सच्चे लोग हैं, हम करप्ट नहीं है भाई। रही कि रविंदर रैना ऑनेस्ट कितना है, इस पे भी डिबेट आ जाए उसको मेरे पे सामने बताऊंगा रविंदर रैना कौन ऑनेस्ट है कौन करप्ट है, प्रूफ करके दूंगा। कभी बीजेपी वाले लोग मुझे पूछें, मैं बताऊंगा कितनी। इसके मतलब आपके पास प्रूफ्स हैं? सब दुनिया जानती है, मेरे पास क्या प्रूफ हैं? ऑन जमीन पे सब कुछ दिखता है सबको, दुनिया बोल रही है, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, इसके गाँव के लोग बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इसलिए ये वक्त आएगा बताएगा। दूसरों पे कहता है कि ये करप्ट हैं, ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं। भैया ये गुंडागर्दी, आज रविंदर रैना की एक स्टेटमेंट है जो उसने दी है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना, वो कहता है कि गुपकार लाइन्स के जो लीडर हैं उनको मार दो, डांगा मार दो, कुट दो, वट दो, टुक दो। मुझे समझ लगती है कि डीजीपी ने अभी तक इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया। रविंदर रैना के खिलाफ पर्चा लगना चाहिए था अभी तक। और मैं पुलिस को कहना चाहूँगा, एलजी साहब को कहना चाहूँगा कि कोई भी गुपकार अलायंस के लीडर पे जम्मू में कोई अटैक होता है या गुपकार अलायंस का कोई लीडर मरता है या उसके ऊपर जान माल का कोई अटैक होता है, उसका सीधा जिम्मेवार कोई होगा तो रविंदर रैना होगा। ये पप्पू होगा जो लोगों को भड़का रहा है कि लोगों को मारो ये। और मैं पुलिस से अपील करता हूँ, एलजी साहब से मैं अपील करता हूँ कि इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करिए, क्योंकि ये छोटा बयान नहीं है, दंगे भड़काना चाहता है, ये इस रियासत में हालात ख़राब करना चाहता है। लोग आगे ही परेशान है, बॉर्डर के लोग पाकिस्तान से परेशान है, उसकी गोलाबारी से परेशान है। रोज़ देखें कितने बॉर्डर के बच्चे हमारे मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की गोलाबारी से। पाकिस्तान तो निकम्मा है। मैं कहता हूँ इसको तो पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की किस्म और इसकी किस्म मिलती जुलती है, एक ही नस्ल है ये पाकिस्तान की और इसकी। क्योंकि उनका भी काम है गरीब लोगों को मारना और इसका भी काम है गरीबों को भड़काना, बस दोनों का काम एक जैसा ही है। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहूँगा, कैसी तैयारियां चल रही हैं पीडीपी की, कैसी आपके डीडीसी के चुनाव के अंदर कितने कैंडिडेट्स आपके जो हैं वो उतर चुके हैं इस वक्त, और सीट शेयरिंग की बात की जा रही है। कांग्रेस कहती है कि हम गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं, हम सिर्फ उनके साथ एक सीट जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो किस तरह से आप इसे भी देखते हैं और तैयारी कितनी ज़ोर शोर से? देखिए कांग्रेस गुपकार अलायंस में थी नहीं पहले ही, अब वो कहाँ से आई क्या हुआ वो कांग्रेस ही जवाब देते हैं। लेकिन जहाँ तक गुपकार अलायंस का ताल्लुक है वो आज भी स्टैंड करता है। रही पीडीपी की ताल्लुक, मुझे पहले तो उम्मीद ही नहीं कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे डीडीसी के। आप देख लेना यहाँ कोई फ्री फेयर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इन्होंने करप्ट ऑफिसर लगा के रखे हुए हैं। किसी ऑफिसर के खिलाफ आप कंप्लेंट करना, देखना उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा। जब खुद दिल्ली से एक मिनिस्टर आया हुआ है यहाँ पे, वो लोगों को गुमराह कर रहा है तिरंगे के नाम पे और उसके नाम पे गुपकार अलायंस के नाम पे उनका वो गुमराह कर रहा है। भाई आप असली मुद्दों पे बात करो ना। आइए 5 साल आपने हुकूमत की जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर बीजेपी ने, 3 साल पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत रही, 1 साल सत्यपाल मलिक साहब की सरकार रही, 1 साल मुर्मू साहब की सरकार रही, ये 5 और 6 साल अब लग गया इनको। इन 6 सालों में बीजेपी आए ऑन ग्राउंड, लोगों को इस डीडीसी इलेक्शन में बताए कि कितने बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिया है। ये 4G का जवाब दे, यहाँ 4G को मांगता तो ये कहते हैं ये मिलिटेंट मांगते हैं। ओ भैया 4G मिलिटेंट कहाँ से मांग रहे हैं? बच्चे मांग रहे हैं, यूथ मांग रहा है। जिस यूथ ने आपने पढ़ाइयाँ सारी ऑनलाइन कर दी, आप तो यहाँ पे 2G वाले 4G मांग रहे हैं। आप दूर दराज पहाड़ों पे चले जाइए, बॉर्डर पे चले जाइए, जहाँ जामर लगे हैं या फार फ्लंग एरिया है, वहाँ तो 2G भी नहीं है। उन बच्चों की पढ़ाई का कौन सोचेगा? आप 4G मांगो, कहते हैं मिलिटेंट मांग रहे हैं। मतलब शुगर अभी पानी और बिजली जो लोग मांग रहे हैं उनको मिलिटेंट नहीं कह रहे। जो डेली वेजर 60,000 सड़कों पे है उन पे क्या बात कर रहे हैं? इस इलेक्शन में अगर बात करनी है तो रोजगार पे, 4G पे, इन डेली वेजरों को रेगुलाइजेशन के ऊपर बात करिए। अगर बात करनी है तो डेवलपमेंट पे करिए, आप बात करनी है टूरिज्म पे बात करिए, आप बात करनी है तो आप इस पे करिए कि आपकी इंडस्ट्री क्यों ख़त्म हो गई। आप बात करनी है तो आप करिए कि भैया आज हमने इस जम्मू कश्मीर रियासत को क्या साबरमती के पैटर्न पे तवी ब्रिज को बना दिया, तवी के किनारों को बना दिया है? क्या 4th ब्रिज के पास जो लेक, आर्टिफिशियल लेक की बात की थी वो बना दी? आपने जो जम्मू सूबे के जो टूरिज्म प्लेसेस थे उनको आपने डेवलप कर दिया? बात करनी है तो ये करिए कि जम्मू के लोगों को आपने कितनी नौकरी दी, क्योंकि जम्मू के लोगों ने आपको वोट दिया था। अगर बात करनी है तो आप ये जवाब दो कि जो लिस्ट निकली फायर सर्विस की, वहाँ धांधली हुई है और वहाँ सिर्फ 24 बच्चे जम्मू के आए। बाकी बच्चे जब आए तो किसी एक स्पोक्समैन को जो बीजेपी का, उसको पूछा गया, टीवी चैनल ने पूछा कि ये कैसे हुआ? उसने कहा जी बडगाम में नकल बजी थी। अगर नकल हुई थी तो आज तक वो लिस्ट क्वैश क्यों नहीं हुई?
उस लिस्ट को कैंसिल क्यों नहीं किया? अगर आप बीजेपी के लोगों, अगर आप जम्मू के हितकारी हो तो जम्मू के साथ 75 साल डिस्क्रिमिनेशन हुई है, ये दुनिया कहती है, ऑन रिकॉर्ड है। सिर्फ मुफ्ती साहब के टाइम में थोड़ी सी ये डिस्क्रिमिनेशन दूर हुई थी, अदरवाइज डिस्क्रिमिनेशन हुई है जम्मू के साथ, और ये सच्चाई है। और अगर वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने आपको 25 सीटें दी थी, जम्मू के लोगों को बताओ कि आपने जम्मू के लोगों के क्या आज भी जब फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, क्या जम्मू के लोगों को हिस्सेदारी बराबर मिल रही है? जब रोजगार दिया जा रहा है, क्या वो रोजगार मिल रहा है? आपके एलजी साहब ने बैक टू विलेज किया, कश्मीर में घर घर में गया बैक टू विलेज। माई टाउन माई प्राइड में कश्मीर में एलजी साहब खुद गए, मनोज सिन्हा साहब। क्या जम्मू में मुझे एक भी गांव किसी पहाड़ी इलाके में या कहीं दूर दराज में बता दो जहां एलजी साहब ने बैक टू विलेज लिया हो खुद, जहाँ इन्होंने वहाँ पे कोई माई टाउन माई प्राइड लिया हो? तो आज भी तो वही बात हुई, आज भी तो बात वहीं टिकी ना कि जम्मू के लोग, मुझे बताएं रजौरी पुंछ का इतना फार फ्लंग एरिया है, हमारा अपना पीर की गली कितना बड़ा टूरिज्म का स्थान बना हुआ है, क्या वहाँ कोई डेवलपमेंट है? ये आप मानसर की बात करें, मानसर में डेवलपमेंट है? पत्नीटॉप चले जाएं, आप देखें पत्नीटॉप की हालत क्या है, जब से वो टनल निकली है पत्नीटॉप की हालत क्या है। आप भद्रवा में चले जाएं, आप चनाब वैली में चले जाएं, कहाँ पे आप बताएं डेवलपमेंट हुई है? लेकिन सिर्फ बीजेपी के नारे हैं। वो जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पप्पू बना हुआ है, वो पप्पू सिर्फ लोगों के दंगे कराने के चक्रों में रहता है। बाकी उसको बोलो कि सही जो बातें हैं, जिनके लिए तुमने वोट लिए थे, उन वोटों पर जम्मू की बात कर। कश्मीर को छोड़ो, कश्मीर का अपना वो देख लेंगे, लेकिन जम्मू के लोगों ने तुम पे भरोसा किया था, वो जम्मू प्रॉमिस के लोगों को जवाब दो। कोई खाली जम्मू में शहर की बात नहीं करी। क्या चिनाब वाली से बीजेपी को सीटें नहीं मिली? क्या रजौरी पुंछ से बीजेपी को सीटें नहीं मिली? तो क्या हुआ रजौरी? क्या रजौरी पुंछ में रेल आ गई? क्या रजौरी पुंछ में आपका एक्सप्रेस वे बन गया? क्या चिनाब वैली के अंदर आज भी देखें, आपके चिनाब वैली से कितनी सीटें निकली बीजेपी की? तो क्या वो रोड जो है चिनाब वैली की, जो बटोस से भद्रवा डोडा जाती है, आज तक वहाँ तक आज तक कोई एक्सीडेंट रोक सकें? ये क्या आज तक वो टनल बन सके? तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि वक्त आ गया, मैं जम्मू के लोगों को अपील करूंगा आपके माध्यम से कि ये इलेक्शन जो आया है डीडीसी का, इसमें खुल के इकट्ठे हो जाइए। जात बरादरी मजहब फिरकापत्ती से ऊपर उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बीजेपी के खिलाफ एक स्टैंड, अगर आपने इस देश को जोड़ के रखना है, जम्मू कश्मीर रियासत के भाईचारे को बचा के रखना है, हिंदू और मुसलमान का जो दोस्ती और भाईचारा इस रियासत के अंदर उसको बचा के रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त करा दो। अगर आपने इस डीडीसी इलेक्शन में अगर आपने अपना कठ न दिखाया, आप इकट्ठे यूनाइटेड ना हुए, तो ये बीजेपी वाले आपको बेच देंगे, आपका सौदा करेंगे। लद्दाख चाइना ले गई है, तो बाकी मुल्क पता नहीं कौन कौन ले जाएगा। तो इसलिए मेरी बार बार लोगों से ये अपील है, और खासकर नौजवानों से, कि अपने रोजगार के लिए इकट्ठे हो जाओ, इस 4G के लिए इकट्ठे हो जाओ। नौजवान इस देश का भविष्य है, और नौजवान जब तक इकट्ठा नहीं होगा तब तक ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दफा नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे XMLC सुरेंद्र चौधरी जी। खास बातचीत हुई गुपकार डिक्लेरेशन पे, पीपल अलायंस फॉर गुपकार पे, और कहीं ना कहीं एंटी नेशनल विवादों पे भी। उसके साथ साथ जिस तरीके से अभी हालिया ही सुर्खियों में काफ़ी सारे और भी बयानबाजी जो हो रही थी, उसको भी लेकर चलती हो। लेकिन जम्मू कश्मीर की तरक्की जो वो होनी चाहिए बड़े पैमाने पे, और जितने लोग परेशान हैं उन लोगों की मुश्किलात में जो है वो कमी आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो लोग अपनी मुकामी मंजिल की ओर बढ़ने चाहिए। फिलहाल आप देखते हैं डेली तस्कीन, आमिर के साथ जम्मू से।